नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मंदिर में। और मैं आपका दोस्त मयंक एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपने एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें हम आज कोशिश करेंगे कि हम अपने चैप्टर्स को आज कंप्लीट करें। हम लेके चल रहे थे अभी तक 9th स्टैंडर्ड जियोग्राफी सब्जेक्ट की बुक का पहला चैप्टर, जिसका नाम है भारत आकार एवं स्थिति। इसके अभी तक हमने जितने वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने इसके जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमने अच्छी तरह से समझा। और कुछ चीज़ें हैं जो अभी रह गई हैं और उनको हम कोशिश करेंगे कि आज के अपने इस वीडियो में हम वो सब चीज़ें आज अपनी फाइनलाइज करेंगे। जल्दी से एक रिकैप करके देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या देखा, क्या समझा और क्या पढ़ा जो, और फिर उसको आगे से हम आगे से देखते हैं कि अब क्या रह गया है, ताकि हम बेहतर तरह से कनेक्ट कर पाएं। तो हमने इस चैप्टर में अभी तक मेनली समझा अक्षांश रेखाओं को, देशांतरों को, कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, इनका महत्व क्या होता है, वो हमने समझा। इसी के साथ साथ हमने 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी इक्वेटर को देखा। उसके साथ साथ हमने और जो मेन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा को देखा। इसके अलावा हमने 0 डिग्री देशांतर, जिसको हम ग्रीन मीन टाइम जीएमटी या प्राइम मेरिडियन कहते हैं, हमने उसको देखा। हमने यहाँ पे ये देखा कि इनके चलते हम पूरे विश्व को, पूरी धरती को हमने 4 अलग अलग गोलार्धों में बांट लिया: उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। और इन सब के आधार पे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि हमारा जो भारत है उसकी स्थिति क्या है। वो हमारा उसकी स्थिति के बारे में हमने देखा कि हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके अलावा हमने यहीं पे इसी स्लाइड के जरिए हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि पूरी दुनिया में जो समय है उसका निर्धारण कैसे होता है, देशांतरों का उसमें क्या महत्व होता है, प्राइम मेरिडियन का उसमें क्या महत्व होता है, और इस सब के साथ में हम पूरी दुनिया में टाइम को किस प्रकार मैनेज करते हैं, यूनिवर्सल रूप से हम कैसे टाइम को नरेट करते हैं, हमने वो सब चीज़ें समझी थी। इसके बाद में अपने अपने भारत की स्थिति को और प्रिसाइजली देखने की कोशिश की थी, और हमने ये देखा था कि भारत हमारा किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच में स्थित है, किस देशांतर से किस देशांतर के बीच में स्थित है, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसकी स्थल सीमा कितनी है, इसकी तटीय सीमा कितनी है। ये सब चीज़ें हमने बेहतरीन तरह से देखी थी। हमने ये भी देखा था कि इसके नदन पॉइंट क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, इसका सदन पॉइंट क्या है। नदन पॉइंट को हम इंदिरा कोल बोलते हैं, सदन पॉइंट को हम इंदिरा पॉइंट बोलते थे, जो हमारा अंडमान निकोबार में था। अभी फिलहाल हमारा इंडिया का जो सदर्न पॉइंट है उसको हम केप कोमोरिन बोलते हैं। हमारा वेस्टर्न पॉइंट जिसको हम गौहर मोती बोलते हैं, और ईस्टर्न पॉइंट जिसको हम किबिदू बोलते हैं, हमने इन सब के बारे में डिटेल में चीजें समझी थी। हमने ये भी समझा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो विश्व में भारत का क्या कौन सा स्थान है। भारत का 7वां स्थान है, तो भारत से पहले जो 6 देश हैं उनके बारे में भी हमने समझा था कि पहले नंबर पे रशिया, दूसरे नंबर पे कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे हमारा प्यारा भारत जो है वो आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में। और 2.4% हिस्सा पूरे क्षेत्र के जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका भारत रखता है अपने पास में। इन सब के बारे में हमने बहुत थॉरली इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। और सबसे लास्ट में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, हमने देखा था कि दुनिया में तारीखें कैसे बदलती हैं, इस चीज़ को हम लोग कैसे निर्धारित करते हैं, और विश्व में क्या कॉन्सेप्ट है इस चीज़ को लेके, उसके बारे में हमने बहुत तसल्ली से डिटेल में हमने समझा था और पढ़ा था। इन सब के बारे में अगर आपने डिटेल से हमारे नहीं पढ़ा है तो हमारे जो पिछले वीडियोस हैं आप प्लीज़ उनको एक बार जाके ज़रूर देखिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएं और दोबारा कभी भी आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो, आप बेहतरीन तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए, ये तो था एक जल्दी से रिकैप, और अब हम फटाफट आ जाते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, और हम देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है, हमारे चैप्टर में अब क्या चीज़ें रह गई हैं जो हमें आज पढ़नी है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है भारत तथा विश्व। भारत के विश्व के साथ में संबंध कैसे हैं और पहले कैसे रहे हैं, इसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ते हैं, ताकि ये चैप्टर आपका ऐसा पूरा हो जाए कि फिर आपको इस बारे में कभी देखने की जरूरत ना पड़े। तो हम देखते हैं कि भारत जो है वो एक पुरातन सभ्यता वाला एक बहुत ही पुरातन देश है, और भारत के संबंध दुनिया के साथ में सिर्फ आज ही नहीं बल्कि पुरातन सभ्यता से हैं। हम देखते हैं कि भारत में जिस समय विश्व के अंदर जो और सभ्यताएं, हम एंशियंट हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो जिस समय विश्व के अंदर दूसरे जगहों पे जो सभ्यताएं थीं वो बहुत ग्रामीण जीवन जी रही थी, जैसे कि यहाँ पे मेसोपोटामियन सभ्यता, यहाँ पे इजिप्ट की सभ्यता, यहाँ पे चीन की सभ्यता, जो बहुत ही
ग्रामीण जीवन जी रही थी। उस समय पे भारत के अंदर इस जगह पे एक नगरीय सभ्यता विकसित हो चुकी थी पूरी तरह से, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और हड़प्पा सभ्यता उस समय सिर्फ अपने इस भूभाग तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसके संबंध दूसरे देशों के साथ में भी, दूसरी सभ्यताओं के साथ में भी थे। हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया के अंदर जो अभिलेख मिले हैं उसमें एक मेलुहा शब्द का जिक्र मिलता है, जो कि भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया है। यानी भारत की सिंधु घाटी सभ्यता का जो इंपॉर्टेंट बंदरगाह शहर, जिसको हम जानते हैं लोथल के नाम से, आपने हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा होगा, तो लोथल के जो संबंध हैं वो अपने पश्चिम में मेसोपोटामियन सभ्यता के साथ में थे, और इसे वहां के लोग मेलुहा नाम से जानते थे। तो भारत के संबंध विश्व के दूसरे देशों के साथ में हम प्राचीन काल से ही देख सकते हैं। इसके आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि जब भारत में कुषाणों का राज्य था, उस समय पे कुषाणों के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा कनिष्क हुए। उनके शासनकाल के समय पे चाइना के हान एम्पायर ने, जो साम्राज्य था, उसने एक नए रूट की शुरुआत की, ट्रेड रूट की, जिसको हम जानते हैं सिल्क रूट के बारे में। बहुत ही फेमस ट्रेड रूट है, और आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड रूट चाइना को सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया और उसके साथ साथ फिर आगे यूरोप तक कनेक्ट करता था। कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क का शासन हालांकि सिर्फ भारतीय भूभाग पे था, लेकिन उन्होंने अपने शासनकाल में इस ट्रेड रूट पर भी अपना शासन स्थापित किया, और जिसके चलते भारत के संबंध उस समय पे अपने पूर्व में चीन के साथ और पश्चिम में सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के साथ में स्थापित हुए। इसके हम और थोड़ा सा समकालीन स्थिति में ही अगर एक तरह से बात करें आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि भारत के पूर्व में चाइना आदि के साथ में भारत के संबंध और अच्छे किस तरह से हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के जो शासक थे, उनके शासनकाल में चाइना से बहुत सारे फेमस दार्शनिक जो थे वो भारत आए, जिसमें आप देखते हैं कि फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि, ये हम यात्रियों के नाम जो थे हम पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री में, जो चाइना से भारत आए। एक और हम एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं अपने भारत के दक्षिण भारत के हिस्से में। यहाँ पे दक्षिण भारत में आपने पढ़ा होगा तमिल साहित्य का जब हम जिक्र पढ़ते हैं, तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि भारत के दक्षिण में एक चोल साम्राज्य हुआ। चोल साम्राज्य के बहुत ही शक्तिशाली राजा हुए राजराज चोला फर्स्ट, और उनके बेटे जो कि चोल साम्राज्य के सबसे ज्यादा प्रभावशाली शक्तिशाली राजाओं के रूप में जाने जाते हैं, राजेंद्र चोल द फर्स्ट। तो राजेंद्र चोल प्रथम जो हुए और राजराज चोल फर्स्ट, इन दोनों ने मिलकर भारत के जो दक्षिण भारत के जो साम्राज्य थे, अपने चोल साम्राज्य का विस्तार भारतीय भूभाग से आगे निकलकर श्रीलंका और अपने पूरे साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी जो एशिया के रूप में आप ये देखेंगे, यहां पे दक्षिण पूर्वी एशिया में आप यहां पे देखेंगे आप देखेंगे कि इंडोनेशिया और इंडोनेशिया आदि, ये जो अपने दक्षिण पूर्वी जो एशिया का हिस्सा है देश, इन देशों पे उन्होंने अपना सीधा सीधा अधिकार स्थापित किया। हालांकि उन्होंने यहाँ पे सीधा शासन भले नहीं किया, लेकिन उन्होंने यहाँ से अपने व्यापारिक और राजनीतिक संबंध जो है स्थापित करे। तो हम देख सकते हैं कि उस प्राचीन समय से ही भारत जो है वो विश्व के दूसरे देशों के साथ में वेल कनेक्टेड था, बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड था। हम और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं एक बार जरा स्क्रीन क्लियर कर दूं। हम और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, तो हम यहां पे देखते हैं कि हम इतिहास में और थोड़ा सा आगे आते हैं, जिस समय हमारे भारत में बाह्य आक्रमण स्थापित हुए, यानी कि हमारे देश में अफगान आए, तुर्क आए, फिर मुगल आए, तो वो भारत के साथ में कैसे कनेक्ट हुए। तो हम देखते हैं कि वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे हम देखते हैं कि सुलेमान की पहाड़ियां हैं। सुलेमान की पहाड़ियों में यहाँ पर कई दर्रे हैं, जिनको हम, जैसे खैबर दर्रा है, बोलन दर्रा है, ये दर्रे भारत को सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के साथ में कनेक्ट करते हैं। इन दर्रों के द्वारा जो रास्ते स्थापित होते हैं, उन रास्तों से भारत, उस समय का भारत, अब तो पाकिस्तान में है ये पूरी फिजिकल लोकेशन, लेकिन उस समय का भारत दुनिया के दूसरे देशों के साथ में अच्छी तरह से कनेक्टेड था। हम इसी चीज में अगर हम उस समय में ये देखें कि क्या समुद्री रूप से भारत में पश्चिम में अपने किस तरह से संबंध स्थापित थे, तो हम देखेंगे कि हमारा जो वेस्टर्न पोर्ट है, मतलब वेस्टर्न से हमारी सीमा है वेस्टर्न कोस्ट में, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, इधर से हमारे संबंध अपने पश्चिमी देशों के साथ में भी थे। यानी हम अपने व्यापारिक संबंध अफगानिस्तान
और इसके आगे हम बात करें तो यहाँ पे है ओमान की खाड़ी। तो ओमान की खाड़ी से और फिर यहाँ पे है आपकी हॉर्मुज की जलसंधि। हॉर्मुज की जलसंधि के आगे यहाँ पे है पर्शियन गल्फ, यानी जिसको हम फारस की खाड़ी बोलते हैं। तो भारत जो है वो गल्फ ऑफ ओमान और हॉर्मुज जलसंधि और पर्शियन गल्फ से होते हुए अपने जो ट्रेड रिलेशंस था वो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज जो हैं इनके साथ में स्थापित करता था। और इसके बाद में ये जो ट्रेड रूट था वो यहीं तक सीमित नहीं था। भारत का सामान इसके बाद में इन देशों से आगे बढ़ के यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे उस समय का जो एक फेमस पोर्ट सिटी था जिसको हम उस समय कुस्तुनतुनिया के नाम से जानते थे, कुस्तुनतुनिया, जिसको हम आज के समय में इस्तांबुल जानते हैं, जो टर्की की देश की राजधानी है। तो यहाँ से ये जो ट्रेड रूट था वो इन देशों से यहाँ से होता हुआ स्थल से फिर कुस्तुनतुनिया तक जाता था और वहां से फिर वो ग्रीस और आदि के द्वारा पूरे यूरोप के साथ में ट्रेड रिलेशन स्थापित करता था। तो आप देख सकते हैं कि कैसे भारत जो है वो इन दर्रों के द्वारा या समुद्री रूप से वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में जुड़ता था और वहां से इनडायरेक्टली फिर आप टर्की, कुस्तुनतुनिया और फिर उसके आगे ग्रीस से जो है पूरे यूरोप तक हमारे ट्रेड रिलेशन डेवलप थे। ये इतने सारे ट्रेड रिलेशन हमारे बहुत, ये मैं आपको बहुत पिछली बात नहीं बता रहा हूँ, यानी ये आज आप मान के चलिए लगभग 13वीं शताब्दी तक हमारे व्यापारिक संबंध इन्हीं ट्रेड रूट्स के द्वारा चलते थे। तो भारत बहुत अच्छी तरह से वेल कनेक्टेड था। हालांकि इतिहास की कुछ घटनाएं हुई जिनके चलते कुछ नए ट्रेड रूट्स की खोज हुई। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 14वीं शताब्दी में ऑटोमन एम्पायर ने जो है वो कुस्तुनतुनिया पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जिसके चलते ये ट्रेड रूट बाधित हो गया और यूरोपियन कंट्रीज को जो है वो एक नए ट्रेड रूट्स की खोज करनी पड़ी और इसके चलते अलग अलग ट्रेड रूट्स की डेवलपमेंट की इसमें आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और वास्को डी गामा ने एक नए ट्रेड रूट की खोज करते हुए, जो मैं डिपिक्ट कर रहा हूं, इस ट्रेड रूट को फॉलो करते हुए वो यहाँ पे केप टाउन तक आया और फिर इसने यहाँ से एक ट्रेड रूट लिया और वो सीधे यहाँ भारत में, भारत के दक्षिणी पोर्ट पे, यहाँ पे कोचीन में, सॉरी आपके केरल प्रदेश के अंदर जो है वो यहाँ पे हिंदुस्तान आता है और एक नए ट्रेड रूट की खोज करता है। और इसके बाद तो दुनिया पूरी बदल गई। आप जानते हैं कि इस ट्रेड रूट की खोज के बाद में भारत के संबंध पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज जो थे उनके साथ में और बहुत सारे डच के साथ में स्थापित हुए और फिर तो पूरे भारत के की स्थिति जो है पूरी बदल जाती है। तो कुल मिला के हमें देखते हैं कि इन ट्रेड रूट्स के द्वारा भारत पूरी दुनिया से, अब से नहीं, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें जहां से हमने अपने कहानी की शुरुआत की थी, तो लगभग 4,500 साल पहले से ही पूरी तरह से कनेक्टेड था। इसके बाद में आधुनिक समय में जब हम और आगे थोड़ा सा आ जाते हैं तो वेस्ट जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज के साथ में जो ये हमारा ये ट्रेड रूट था, ये ट्रेड रूट बहुत लंबा ट्रेड रूट हो जाया करता था, क्योंकि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का चक्कर लगा के यूरोपियंस जो है वो इंडिया पहुंचते थे। तो इस चीज को देखते हुए, और भारत सिर्फ यूरोपियन सिर्फ भारत ही नहीं आते थे, यूरोपियन के ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो यूरोप के साथ साथ पूरे साउथ ईस्ट एशिया के साथ में थे, क्योंकि यहाँ के मसाले वगैरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। भारत का सिल्क, भारत का सूती वस्त्र और भारत के मसाले, ये यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। और इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि इस ट्रेड रूट को कम करने के लिए इस जगह पे, यहाँ मैं जो डिपिक्ट कर रहा हूँ, इस जगह पे एक हमने नहर यहाँ पे खोजी, क्योंकि आप देखते हैं कि ये भूमध्य सागर है और यहाँ पे लाल सागर है और इसके बीच में छोटी सी यहाँ पे ये स्थल सीमा हम पाते थे। यहाँ पे एक नहर का निर्माण किया गया जिसको हमने नाम दिया स्वेज नहर। आपने सुना होगा स्वेज नहर, और इसको 1869 में जाके स्वेज नहर जो है वो चालू हुई और जब ये चालू हो गई तो हमारा नया ट्रेड रूट एक जो है वो खुल गया। वो ट्रेड रूट क्या था कि अब हम अपने सी पोर्ट से, अपने वेस्टर्न पोर्ट से वो चलते थे और हम यहाँ पे आप देखते हैं, यह है अदन की खाड़ी। तो अदन की खाड़ी से होते हुए यहाँ पे बॉब अल मंडेव की जल संधि है। बॉब अल मंडेव की जल संधि से होते हुए लाल सागर से स्वेज नहर को पार करके हम यहाँ पे सीधे भूमध्य सागर में आ जाते हैं और भूमध्य सागर से फिर यहाँ पे ग्रीस, यहाँ पे इटली, इन और देशों में, और फिर अगर हम और आगे आ जाएं तो यहाँ पे हमें स्पेन और बाकी और देश मिल जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज, और इसके साथ में अपना पूरा व्यापारिक संबंध पूरे यूरोप के साथ में स्थापित कर सकते हैं।
तो आप देखते हैं कि किस तरह से जो है ये ट्रेड रूट्स जितने भी हमारे डेवलप हुए ट्रेड रूट्स ने भारत को पूरी दुनिया के साथ में जोड़ के रखा, भारत को पूरी दुनिया के साथ में जोड़ के रखा। और आज के दौर में तो चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं। आज के दौर में तो एक नई स्लोगन चलता है, अगर आपने सुना हो, हम कहते हैं दुनिया क्या है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। एक ग्लोबल विलेज यानी कि एक वैश्वीकृत गांव है, एक वैश्वीकृत गांव जिसको हम बोलेंगे, मतलब पूरी दुनिया आज की डेट में एक गांव के तौर पे छोटा सा गांव बन गई है कि अब अगर आपको दुनिया के किसी भी हिस्से में जाना है तो मैक्सिमम 8 घंटे 10 घंटे में ट्रेवल करके आप जो है उस दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं। और आज तो भारत वेल कनेक्टेड है दुनिया के हर किसी देश के साथ में। दुनिया के जितनी तमाम देश हैं उनके साथ में भारत के बहुत अच्छे राजनैतिक, व्यापारिक और आर्थिक संबंध हैं। चाहे वो आप बड़े से बड़े इकोनॉमिक और बड़े से बड़े कंट्री का नाम ले लें, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, चाइना है, यूके है, फ्रांस है, इटली है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, रूस है, जर्मनी है। जितने भी हम देशों के, बड़े बड़े देशों से लेकर छोटे छोटे देशों तक हम जिनके भी नाम लें, उस हर देश के साथ में भारत के संबंध बहुत अच्छे तरह से हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे भारत और के संबंध विश्व के साथ किस तरह से हैं, हमने एक छोटी सी स्टोरी के फॉर्म में बहुत समराइज वे में मैंने कोशिश की कि आपको शुरुआत से लेकर और अब तक जितने फेमस ट्रेड रूट्स हुए, हमने उन सब के बारे में आपको यहाँ पे एक समराइज, एक जानकारी दी। तो अब हम और टाइम वेस्ट न करते हुए अपने अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्यों, और इसको यहीं पे जो है आप चीज़ों को छोड़ते हैं और हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है भारत तथा पड़ोसी देश। तो दोस्तों देखिए, हम अपने पड़ोसी देशों को जब देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि मैंने इस मैप में आपको के जरिए दिखाया है कि ये तो वैसे तो ये पूरा एशिया है, लेकिन इस पूरे एशिया में ये जो कलर्ड फॉर्म में जो कंट्रीज हैं, ये हम जो कंट्रीज हैं इनको सबको जब एक साथ मिलाते हैं तो हम एक नए तरीके के जियोग्राफिकल आइडेंटिटी को नाम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। आप देखते हैं कि भारत अपने आप में इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल है, दूसरा इतनी अलग तरीके की जियोग्राफिकल कंडीशंस यानी भौगोलिक परिस्थितियां यहां पे हैं कि अपने आप में बिना किसी राजनीतिक बाउंड्री को बनाए हुए फिर भी भारत अपने आप में अपनी नेचुरल बाउंड्रीज के द्वारा एक अलग ही स्थान रखता है पूरे विश्व में। इसीलिए इसने पूरे भूभाग को हम एक अलग ही नाम से डिपिक्ट करते हैं और उसको बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप यानी कि महाद्वीप तो जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन एक छोटे महाद्वीप जितना एक बहुत बड़ा भूभाग, एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल जो कि अपनी नेचुरल बाउंड्री के साथ में खड़ा हुआ है, हम उसको उपमहाद्वीप बोलते हैं। हम देखते हैं, मैं राजनीतिक बात तो हम करते ही हैं यहाँ पे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा फिजिकली देख लें, जैसे मैंने कहा, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा हिमालय है। एक हिमालय हमारी एक जो है नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है, जो यहाँ तक ही है, यहाँ से ही हमारा हिमालय शुरू हो जाता है। इसके बाद में इधर हमने पढ़ा हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं, सुलेमान की पहाड़ियां हैं, और नीचे हमारा पूरा जो एक महासागर है जिसका नाम भी हमारे देश के नाम पे ही है, जिसको हम कहते हैं हिंद महासागर। तो भारत के नाम पे ही जिसका नाम है वो हिंद महासागर हमारे दक्षिण में है, और इस प्रकार से हमारे यहाँ पूरी एक नेचुरल बाउंड्री के साथ में ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप स्थापित है। तो हम यहाँ पे फिलहाल बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी देशों की। तो विश्व के साथ तो हमने अपने संबंध देख ही लिए, अब भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, किस तरीके से हैं, उनके बारे में हम यहाँ डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि इससे संबंधित कई बार सवाल जो है वो हमारे एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो देखिए, वैसे तो इस मैप में आपको क्लियरली दिख ही रहा है, फिर भी हम देखते हैं। हमने सबसे पहले तो आप ये चीज़ देख लीजिए, मैप में हमने पहले भी कई ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि हम हमेशा नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट को किस तरह से डिपिक्ट करते हैं। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं, वेस्ट से ही शुरू करते हैं। चलिए, तो वेस्ट में क्या है, सबसे नजदीकी और सबसे बड़ा पड़ोसी देश आप सबको पता है, वो है हमारा पाकिस्तान, जो हमारी वेस्टर्न बाउंड्री के साथ में बिल्कुल लगा हुआ है। और हमारे पश्चिमी सीमा जो है वो समुद्र से ऊपर जैसे ही तटरेखा खत्म होती है और स्थल सीमा शुरू होती है, पाकिस्तान की बाउंड्री हमारे देश के साथ में शुरू हो जाती है, जो कि अगर हम भारतीय सीमा में बात करें तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब के बाद में जम्मू कश्मीर,
और आधुनिक भारत को देखें तो ऊपर लद्दाख तक जाके इतने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में ये बाउंड्री हमारी साझा होती है। तो यहाँ पे हमारा पहला पश्चिमी देश जो हमने देखा वो हुआ पाकिस्तान। इसके ऊपर यहाँ पे महज कुछ 100 किलोमीटर के आसपास का एक नया बाउंड्री रूट है जो कि हम शेयर करते हैं अपने दूसरे पड़ोसी देश के साथ में, जिसको हम कहते हैं अफगानिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान के साथ भी हम अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है। 100 किलोमीटर के आसपास का कुछ एरिया है जो लैंड बाउंड्री हम शेयर करते हैं, तो अफगानिस्तान। उसके बाद में यहाँ पे वो कलर से डिपिक्ट नहीं है, क्योंकि ये मैंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही मैप लिया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाता है चाइना, नॉर्थ में हमारे आ जाता है चाइना, जो यहाँ से लेके और पूरा ये लद्दाख का क्षेत्र, लद्दाख के नीचे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के बाद में हमारा उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद में यहाँ बीच में थोड़ा हमारा एक दूसरा देश आ जाता है, फिर यहाँ पे सिक्किम, और सिक्किम के बाद में फिर हमारा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ तक इसकी बाउंड्री हमारी जाती है। तो लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इतने राज्यों के साथ में हमारी बाउंड्री जो है, लैंड बाउंड्री चाइना के साथ शेयर होती है। ये हम देखते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। भारत का जो आधिकारिक मैप है, इस मैप में यही चीजें, मैं मतलब वही मैप आपको डिपिक्ट किया हुआ है, मतलब अपनी लैंड बाउंड्री जो भारत आधिकारिक रूप से मानता है कि ये हमारी लैंड बाउंड्री है, वो इस तरह से है वास्तव में। लेकिन इसमें थोड़ी सी, इसमें वास्तविक अगर हम स्थिति समझें तो हमारे भारत की जो लगभग ये हिस्सा है, ये हिस्सा वर्तमान में भारत के अधिकार में नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान का अधिकार है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रूप में हम इसको जानते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में हम जानते हैं। तो इस तरह से अफगानिस्तान की जो लैंड बाउंड्री है, अगर हम वास्तविक इस समय की स्थिति समझें तो वो पाकिस्तान के साथ में आती है, भारत के साथ में नहीं आती। दूसरा, अगर हम अपने इसी भूभाग का लगभग इधर का क्षेत्रफल माने तो लगभग ये क्षेत्रफल जो है ये चाइना के अधिकार क्षेत्र में है। 1962 की लड़ाई में ये हिस्सा चाइना ने अपने पास कब्जे में कर लिया था, और यहाँ पे बीच में पड़ता है हमारा सियाचिन ग्लेशियर, जो भारत का बहुत इंपॉर्टेंट एक सामरिक स्थल है, और आप जानते हैं कि वो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन, जो कि इन तीन दोनों स्थितियों के बिल्कुल बीचों बीच में पड़ता है, और इसीलिए वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सामरिक एक स्ट्रेटेजिकल पोजीशन रखता है। तो वास्तविक स्थिति लगभग इस तरीके की है, लेकिन ये पूरा भूक्षेत्र हमारा है, इस पूरे भूभाग पे भारत का अधिकार है, और भारत अपना अधिकार इस पूरे भूभाग में मानता है। तो ये एक चीज थी जो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, और अब हम अपने इसी बाउंड्रीज को आगे बढ़ाते हैं ईस्ट के साथ में। तो हम देखते हैं कि इसके नीचे अरुणाचल प्रदेश के साथ बाद में यहाँ पे हम देखते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ में यहाँ तक जो देश जो है हमारे ईस्ट में, ये है म्यांमार। म्यांमार, इसको ही हम पहले बर्मा बोलते थे, बर्मा, ये बर्मा के नाम से जाना जाता था पहले, अब हम इसको म्यांमार बोलते हैं। तो ये हमारे ईस्टर्न बाउंड्री के साथ शेयर, ईस्टर्न बाउंड्री शेयर करते हैं हम अपनी म्यांमार के साथ में, जिसमें चार राज्यों के साथ में, मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, चार राज्यों के साथ में हम जो है वो ईस्टर्न बाउंड्री शेयर करते हैं म्यांमार के साथ में। इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे बीच में ये एक छोटा सा देश है जो लगभग इस तरीके की बाउंड्री शेयर करता है। ये देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश, और ये बाउंड्री साझा करता है यहाँ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद में यहाँ पे असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 राज्यों के साथ में ये बाउंड्री साझा करता है। मैं स्टेट्स भी लिख दूं क्या, आपको थोड़ा और बेहतरीन तरह समझ में जाएगा। हम इधर से शुरू किए थे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, और ऊपर लद्दाख। तो 4 स्टेट्स हैं और 1 यूटी है। सॉरी, अभी तो जम्मू कश्मीर भी यूटी है।
तो 3 स्टेट्स और 2 यूटी। अफगानिस्तान तो 1 यूटी के साथ में है। चाइना, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 4 स्टेट्स और 1 यूटी। म्यांमार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 स्टेट्स। बांग्लादेश की बात करें तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 स्टेट्स। तो इस तरह से ये हमारी लैंड बाउंड्री जो हम शेयर करते हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ में, हमने वो यहां पे देखी। ठीक है, तो सबसे अगर हम प्रदेशों की बात करें तो बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो हमारे 5 राज्यों के साथ में सीमाएं साझा करता है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और शेयर करूं, सबसे लंबी लैंड बाउंड्री अगर जो कोई देश हमारे साथ साझा करता है वो भी बांग्लादेश ही है। जी हाँ, आपको लगेगा शायद चाइना, लेकिन नहीं, हमारे साथ जो सबसे लंबी लैंड बाउंड्री शेयर करता है वो बांग्लादेश ही है। और इसके अलावा, हाँ, अरे बीच में 2 राज्य तो रही, 2 देश तो रह ही गए। ये ईस्ट में हमारे साथ रहेगा नेपाल। देखिए कितनी हमारा सबसे प्यारा पड़ोसी जो हमारे साथ में है वो हमारा नेपाल, जो कि हमारे साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है, एक तो उत्तराखंड के साथ में, यूपी के साथ में और बिहार के साथ में। तो ये यहाँ पे कुल मिला के 3 राज्यों के साथ में, नहीं सॉरी, और सिक्किम के साथ भी साझा करता है, सिक्किम के साथ भी साझा करता है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, 4 राज्यों के साथ में हमारा नेपाल हमारे साथ में बाउंड्री शेयर करता है। और एक यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा देश हमारे साथ में हमारा पड़ोसी है, सबसे अच्छा हमारा पड़ोसी है भूटान। और भूटान के साथ में हमारी लैंड बाउंड्री शेयर होती है एक तो सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो 3 स्टेट्स की बाउंड्री हम शेयर करते हैं, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से हमारे कुल पड़ोसियों के साथ का हमने यहाँ पे जिक्र किया। ये वो पड़ोसी हैं जो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं हमारे साथ में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये हमारे 7 देश हैं हमारे पड़ोसी जो हमारे साथ में लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके अलावा हमारे 2 और पड़ोसी देश हैं जो हमारे साथ हमारी लैंड बाउंड्री तो शेयर नहीं करते, लेकिन समुद्री सीमा जहां पर है हमारी, वहां पे हमारे साथ में वो हमारी सीमाएं साझा करते हैं। तो उसमें हमारे दक्षिण में आप देखेंगे हिंद महासागर में स्थित पहला हमारा सबसे पड़ोसी देश वो है श्रीलंका। श्रीलंका आप देखेंगे यहाँ पे है ना, दक्षिण में बिल्कुल, जो कि अगर मैं पर शायद बात करूं तो हमारे जो दक्षिणतम बिंदु, कैप कॉमोरिन तो नहीं, लेकिन इस यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है जहाँ हम जिसको हम फेमस स्पॉट है, हम बोलते हैं रामेश्वरम। रामेश्वरम जो हमारे 4 धामों, 4 तीर्थों में से भी एक है। रामेश्वरम से महज 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पे श्रीलंका पाया जाता है। 32 किलोमीटर की डिस्टेंस है समुद्र की, समुद्री सीमा के बीच में। तो श्रीलंका हमारा देश है। यहाँ पे एक चीज मैं और आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो श्रीलंका है उसके साथ में यहाँ पे भारत एक स्ट्रेट जिसको सब बोलते हैं जल संधि, वो यहाँ पे जो है वो साझा करता है। तो यहाँ पे तो हम उसके साथ में मन्नार की खाड़ी यहाँ पे है, जो हम ये लैंड मास यहाँ, सॉरी वाटर मास जो हम देखते हैं, इसको हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। और यहाँ पे ईस्टर्न साइड में इसको हम बोलते हैं पाल। इंग्लिश में तो ये लिखा जाता है PALK, बट हिंदी में लिखा जाता है पाक, पाक जल संधि, पाक जल संधि। और ये है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, इनके बीच में यहाँ पे एक स्ट्रेट है जो बहुत पतला सा रास्ता, वही जो मैंने आपसे कहा कि 32 किलोमीटर जो डिस्टेंस है। तो ये इस तरह से श्रीलंका हमारा सबसे पड़ोसी देश है। इसके अलावा एक और पड़ोसी देश है हमारा समुद्र के बीच में, छोटा सा एक द्वीप समूह वाला देश है जिसको हम बोलते हैं मालदीव्स, मालदीव्स। और आप देखेंगे तो यहाँ भारत के पश्चिम में यहाँ पे एक द्वीप समूह हमारा जो है, द्वीप समूह वाला क्षेत्र है जो यूटी है, जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। और उस लक्षद्वीप का जो आखिरी आइलैंड है, उस आइलैंड से 8 डिग्री चैनल,
उस मालदीव्स जो है वो हमारे लक्षद्वीप से यहाँ पे एक समुद्री, हम अक्षांश रेखा से इसका विभाजन मानते हैं, उसके नीचे हमारा सबसे पड़ोसी देश यहाँ पे मालदीव है। वैसे तो इस तरह से अगर हम अपने और पड़ोसी देशों की बात करें तो हम, चूंकि यहाँ हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसको क्लियर कर देता हूँ आपको, थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो लगभग यहाँ तक जाता है, और उससे बिल्कुल सटा हुआ हम देखेंगे तो हमारा एक और पड़ोसी देश है जिसको हम बोलते हैं इंडोनेशिया। नहीं, ये सिंगापुर। यहाँ पे हमारे पड़ोसी देश हैं मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये भी सब हमारे इधर से पड़ोसी देश ही हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पे जो आपकी एनसीईआरटी बुक कहती है, एनसीईआरटी बुक की ही हम अगर बात को फॉलो करें तो एनसीईआरटी हमारे समुद्री सीमाओं से जो हमारे जो दो पड़ोसी देश हैं उनमें श्रीलंका और मालदीव का ही जिक्र करती है। तो हम इनको यहाँ पे देखते हैं। हम अपनी इस स्लाइड में अपने यहाँ पे चीज़ों को और थोड़ा सा देख लेते हैं नज़दीक से। तो आप वही देखेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। अब देखिए यहाँ पे आपको अफगानिस्तान की बाउंड्री बहुत थोड़ा सा और आसानी से दिख जाएगी। ये इतना बाउंड्री हम यहाँ पे अपनी शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ में। चाइना, इधर म्यांमार, नेपाल, भूटान, हम यहाँ पे देखते हैं। मैं अपने पिछली स्लाइड के कुछ कंटेंट को जरा थोड़ा सा ठीक कर दूं। मैंने पिछली स्लाइड में एक जो चीज़ बोली थी वो थोड़ा गलत बोल दी थी। नेपाल कितने राज्यों के साथ में सीमाएं साझा करता है, अब यहाँ से देखिए आपको थोड़ा क्लियर और बेहतरीन तरह से होगा। 1, 2, 3, 4, 5। नेपाल हमारा 5 राज्यों के साथ में सीमाएं साझा करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल भी। ये यहाँ तक वेस्ट बंगाल की बाउंड्री आती है, तो वेस्ट बंगाल भी। तो 5 राज्यों के साथ में नेपाल सीमाएं साझा करता है। और इसी तरह से भूटान के लिए भी मैंने जो पिछले स्लाइड में कहा था उसको संशोधित कर लीजिए। भूटान हमारा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल, 4, भूटान हमारा 4 स्टेट के साथ में सीमाएं साझा करता है। ये दो आप संशोधन पिछली स्लाइड से कर लीजिएगा प्लीज। तो इस तरह से हम देखते हैं ये हमारे समुद्री पड़ोसी देश, सॉरी ये हमारे स्थलीय पड़ोसी देश हैं, और समुद्री रूप से श्रीलंका, और इधर यहाँ पे लक्षद्वीप के ठीक नीचे यहाँ पे जो है वो मालदीव्स हमारे समुद्री पड़ोसी देश हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे हमने अपने पड़ोसी देशों के बारे में भी जानकारी ले ली। तो आज हमने आपके इस पूरे चैप्टर के जितना भी कंटेंट था हमने पूरा वो देख लिया अच्छे तरह से। हमने अपने इन सारे वीडियोस में अपने, आई थिंक ये चौथा वीडियो है, तो अपने इस चौथे वीडियो में हमने इस पूरे टॉपिक से जुड़े हुए जितने कॉन्सेप्ट्स थे उनको बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, थॉरली समझ लिया है। कोई भी डाउट हो तो आप पिछले वीडियोस को एक बार दोबारा देख सकते हैं, और आपको वो चीज़, मेरी आशा है कि अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ आपको लगता है कि इसमें और होना चाहिए सुधार या और ऐड होना चाहिए, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप बताइए कि हम अपने इस कंटेंट को और कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं। प्लीज़ हमसे अपने सुझाव और विचार साझा कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ अच्छी चीज़ें लगी हैं तो प्लीज़ वो भी हम तक शेयर कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे, उत्साह बढ़ा रहे, और हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप सबके लिए लेके हाजिर होते रहें। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, यहीं पे रोकते हैं। एक वीडियो अभी इस चैप्टर से रिलेटेड हम और लेके आएंगे, जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं हम उनको जरूर देखेंगे, क्योंकि हमने वादा किया था कि हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। भाई हमने पढ़ तो लिया, लेकिन जो हमने पढ़ा वो कितना रेलेवेंट था, जो वो भी तो देखना होगा कि जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं क्या वो उससे मिलते जुलते आ भी रहे हैं, या मैंने कुछ और ही पढ़ा दिया और आपकी बुक में क्वेश्चंस कुछ और ही पूछे जा रहे हैं। तो हम उस चीज़ को जरूर देखेंगे। तो एक वीडियो और आएगा जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम अच्छी तरह से देखेंगे। तो अभी फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस आएँ वो आपको उनकी अपडेट तुरंत मिलती रहे।
और अपना प्यार बनाए रखिए, अपना साथ बनाए रखिए, ताकि हम इसी तरह से आपके साथ में बने रहें और आप बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके साथ शेयर करते रहें। तो अभी मैं आपका दोस्त मयंक साइन ऑफ करता हूँ, विदा लेता हूँ आप सभी से, और फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में बहुत जल्दी। और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।